हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube परिवार बायोवाला में हार्दिक स्वागत है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या या आसान क्या या ठान लिया तो ठान लिया। चलिए, आप सभी लोग कैसे हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों फूड, भोजन के बारे में। भोजन, ठीक है। तो भोजन क्या है? सभी लोग भोजन करते हैं। तो भोजन है, जैसे हम अभी पढ़ा रहे, तो हमें किसकी एनर्जी की आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता है। आप पढ़ रहे हैं तो आपको भी ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा लग रही। तो भोजन वे पदार्थ होते हैं जिसमें ऊर्जा, वृद्धि, शरीर की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत और जितने भी हमारे शरीर की जैविक क्रियाएं हैं उनके लिए भोजन आवश्यक होता है। ठीक है। तो सभी जीवधारी, चाहे वो कोई भी छोटे से छोटा जीव से लेकर बड़ा जीव है, सबके लिए भोजन आवश्यक होता है। तो लिखेंगे भोजन क्या है। तो लिखेंगे हम, चलिए तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए फूड की। तो वे पदार्थ जो सभी जीवधारियों में वे पदार्थ जो सभी जीवधारियों में ऊर्जा वृद्धि ऊतकों की मरम्मत तथा सभी जैविक क्रियाओं के लिए तो ठीक है, भोजन क्या है? तो भोजन है वे पदार्थ जो सभी जीवधारियों में ऊर्जा वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत तथा सभी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, वो भोजन कहलाता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। चलिए, इसके बाद पढ़ेंगे भोजन के स्रोत। भोजन हमें किस किस से प्राप्त होता है? तो भोजन की स्रोत, सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड, भोजन की स्रोत। भोजन की कौन कौन से स्रोत होते हैं? चलिए, हम देख रहे थे भोजन के स्रोत, सोर्स ऑफ फूड। भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो भोजन है जी पादपों से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से और जंतुओं से। तो पादपों से प्राप्त होता है, सबसे पहले पादपों से फॉर्म प्लांट्स। पादपों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो पादपों से है इस सभी प्रकार के क्या हो गए, अनाज, सभी प्रकार की अनाज और फल हो गए, सब्जी हो गई, दालें हो गई आदि। ठीक है। तो पादपों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो पादपों से हमें सभी प्रकार के अनाज,
फल, सब्जियां और दालें ये हमें पादपों से प्राप्त होती हैं। उसके बाद जंतुओं से क्या प्राप्त होता है? फ्रॉम एनिमल। तो जंतुओं से हमें क्या प्राप्त होता है? तो जंतुओं से जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध और मांस, मछली, अंडा, दूध, इसके बाद पनीर और क्या जंतुओं से प्राप्त होता, मक्खन, ठीक है, आदि चीजें हैं ये हमें किससे प्राप्त होती हैं? जंतुओं से प्राप्त होती हैं। तो हमने देखा है कि भोजन क्या है, भोजन के स्रोत, भोजन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो एक होता है पादपों से और दूसरा है जंतुओं से। ठीक है, पादपों से ये सभी प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां, दालें, और जंतुओं से क्या क्या प्राप्त होता है? मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, मक्खन आदि, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, इसे आप नोट करें। चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे भोजन की अवयव। भोजन के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, भोजन की अवयव कितने दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या? दीर्घ पोषक तत्व। दीर्घ एक है दीर्घ पोषक तत्व, एक क्या है? लघु, इसी को बोलते सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, एक है दीर्घ पोषक तत्व, भोजन के अवयव कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक है दीर्घ पोषक तत्व और दूसरा क्या है? लघु या सूक्ष्म पोषक तत्व। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसे क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो दो प्रकार के हैं। तो दीर्घ पोषक तत्व, दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा, यानी हमें इसकी आवश्यकता क्या होती है? इसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। दीर्घ पोषक तत्व हैं, ये हमें कैसे होते हैं? अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। और लघु पोषक तत्व इनकी हमें कैसी? सूक्ष्म मात्रा में या कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। चलिए, हम पढ़ रहे थे भोजन की अवयव। इसमें क्या है? दीर्घ पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व। दीर्घ में क्या होते हैं? इनकी हमें हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, और जी हमें कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। जी कौन कौन से हैं? इनमें है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा, तीन है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स,
प्रोटीन और फैट। दीर्घ पोषक तत्व में कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा। और सूक्ष्म पोषक तत्व में कौन है? एक है खनिज और विटामिन। ठीक है, वो कुछ जैसे भी होते हैं। ठीक है, तो अब हमें एक एक करके पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, वसा को, फिर विटामिन को। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? इनकी हमारे शरीर को मुख्य रूप से भोजन के लिए आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी अधिक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में क्या आवश्यक होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स है जिस शरीर के मुख्य ऊर्जा उत्पादक है। मुख्य ऊर्जा उत्पादक होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिस शरीर के मुख्य ऊर्जा उत्पादक होते हैं, मतलब शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा से मिलती है। इन्हीं की शरीर को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए से दीर्घ पोषक तत्व में आते हैं। और तुरंत ऊर्जा पाने के लिए, तुरंत ऊर्जा पाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग करते हैं। तुरंत ऊर्जा पाने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग करते हैं। जैसे आपने देखो, जब किसी को लूज मोशन हो जाता है या लूज एनर्जी हो जाती है, तो उसे किसका, ग्लूकोज का बोतल लगता है, तो वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये किस किस के यौगिक होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स ये हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इसकी कार्बन, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन की यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किस किस के यौगिक होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने अनुपात में होता है? तो इनका अनुपात होता है 1:2:1। जैसे आप ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 है। तो 1:2:1, तो 1:2:1 में इसका क्या होता है? अनुपात होता है। इसका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का।
ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। इसके बाद पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स भी कई प्रकार की होती हैं। तो अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जी मेनली 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है मोनोसैकेराइड, जो सबसे सरल शर्करा होती है, तो उसे क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। एक होती है डाइसैकेराइड और एक होती है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड तो 3 पढ़ना है। कौन कौन सी? सबसे नंबर 1 है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स, ठीक है जी। क्या होती है मोनोसैकेराइड्स? ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल शर्करा जी, सबसे सरल शर्करा होती है। मोनोसैकेराइड है कि क्या है? सबसे सरल शर्करा होती है। ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? इसके उदाहरण है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड इसी को क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। डाई मतलब 2, तो यानी कार्बोहाइड्रेट्स की 2 अणु होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसके कौन कौन से उदाहरण हैं? डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड के कौन कौन से उदाहरण हैं? इसके हैं सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। इसके 3 उदाहरण हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ठीक है, इसके बाद क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। 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 पॉलीसैकेराइड्स में कौन कौन सी आती है? इसमें स्टार्च, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया और सेल्यूलोज भी आता है। सेल्यूलोज, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड में आते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। तो अपन ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। ठीक है, अब इनमें सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? सबसे मीठी शर्करा, तो सबसे मीठी शर्करा है जी फ्रक्टोज होती है।
सबसे मीठी शर्करा क्या होती है? सबसे मीठी शर्करा जी फ्रुक्टोज होती है, जो किसमें पाई जाती है? फलों और शहद में पाई जाती है। तो इसे आप नोट कर लें। सबसे सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा इसी शर्करा है कार्बोहाइड्रेट। कौन सी होती है? फ्रुक्टोज होती है। होती है जो जो किसमें पाई जाती है? फलों फलों एवं शहद में। सबसे मीठी शर्करा है जी क्या होती है? फ्रुक्टोज होती है, जो फलों एवं शहद में पाई जाती है। ठीक है, जो किसमें? फलों में और शहद में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद नोट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत क्या है। इसे नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद पढ़ेंगे स्रोत। अब कार्बोहाइड्रेट्स है जी हमें किस किस से प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत क्या है? अनाज, अनाज में क्या आ जाएंगी? गेहूं, चावल और मक्का। उसके बाद आलू हो गए, अनाज, आलू सब्जी भी हो गई। फिर जैसे गन्ना, शहद, चुकंदर आदि। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत कौन कौन से हैं? अनाज, अनाज में कौन कौन से आ जाएंगे? गेहूं, चावल, मक्का, आलू सब्जी, गन्ना, शहद, फल, ये हैं सब किस में आ जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स इनसे हमें प्राप्त होता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और किसी एक वयस्क व्यक्ति के लिए एक दिन में कितनी कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है? तो एक वयस्क व्यक्ति के लिए वयस्क वयस्क व्यक्ति के लिए लगभग 500 ग्राम 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। एक वयस्क व्यक्ति के लिए लगभग 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की क्या होती है? आवश्यकता होती है।
और हमारा शरीर है जी कार्बोहाइड्रेट को किसके रूप में ग्रहण करता है? तो ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करता है। तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। जो सबसे सरल शर्करा होती है क्या? ग्लूकोज के रूप में क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, हमारा शरीर है ये कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करता है। और हमारे जो शरीर में संग्रहित भोजन है ये किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो जंतुओं में संग्रहित भोजन है जिस किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में। और पादपों में भोजन किसके रूप में स्टोर होता है? स्टार्च, इसी को क्या बोलते हैं? मंड के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, तो जंतुओं में किसके रूप में भोजन संग्रहित होता है, स्टोर होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। और पादपों में है ये किसके रूप में? स्टार्च या मंड के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, इसके बाद जो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है तो उसमें हमारा लीवर है जो किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। इस पॉइंट को और लिखते हैं, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को यकृत या लीवर किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन में बदल देता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को यकृत है जी किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। इसे क्या कहते हैं? इसे ग्लाइकोजनेसिस कहते हैं। ठीक है, जो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, तो इसमें लीवर है उसे किसके रूप में स्टोर कर लेता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। इसी को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजनेसिस कहते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को इसे नोट कर लें। चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बाद क्या है? दूसरे नंबर पे प्रोटीन। तो अब हमें पढ़ना है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन भी क्या है? दीर्घ पोषक तत्व में आता है। यह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक है प्रोटीन। तो प्रोटीन शब्द किसने दिया था? सबसे पहले आता है प्रोटीन शब्द यानी मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने। मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने कब दिया था? 1838 में, 1838 में दिया था। प्रोटीन शब्द है ये मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने 1838 में दिया था।
ठीक है। अब प्रोटीन मुख्यतः किस किस से बने होते हैं, तो प्रोटीन मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। ठीक है। जो प्रोटीन है ये मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। कुछ प्रोटीन में फास्फोरस भी पाया जाता है। ठीक है। प्रोटीन का कार्य क्या है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि, विकास तथा मरम्मत प्रोटीन है जी शरीर की वृद्धि, विकास तथा मरम्मत के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि, विकास तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। सभी एंजाइम में जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है। सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग है किसके रूप में करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग हम ग्लूकोज के रूप में करते हैं, उसी प्रकार प्रोटीन का उपयोग किसके रूप में, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल के रूप में करते हैं। ठीक है। प्रोटीन का उपयोग हम किसके रूप में करते हैं, प्रोटीन का उपयोग है अमीनो अम्ल के रूप में करते हैं। ठीक है। अब हमें कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी आवश्यकता होती थी, देने की आवश्यकता कम से कम 500 ग्राम। तो प्रोटीन के लिए एक वयस्क व्यक्ति में प्रोटीन कितनी होती, प्रोटीन की आवश्यकता 70 से 100 ग्राम होती है। एक वयस्क व्यक्ति है उसमें प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है, 70 से 100 ग्राम होती है। ठीक है। और प्रोटीन का उपयोग है जो ऊर्जा के रूप में तब किया जाता है जब कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो जाता है, तो उसमें फिर इसके बाद किसका उपयोग किया जाता है, प्रोटीन का। और 1 ग्राम प्रोटीन से, जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती थी, 4 किलो कैलोरी। इसी प्रकार 1 ग्राम प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 5.25 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। तो 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 5.25 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
हमारे शरीर में मुख्यतः 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। इसे भी नोट कर लें, हमारे शरीर में कितनी अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है? तो 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। जो 10 अमीनो अम्ल है जिसे अपन भोजन के रूप में बाहर से लेते हैं, और 10 अमीनो अम्लों को हमारा शरीर है ये स्वयं बनाता है। ठीक है, तो 20 आवश्यकता होती है, 10 है अपन 10 अमीनो अम्ल हैं जो भोजन के रूप में बाहर से लेते हैं और 10 अमीनो अम्ल हमारा शरीर स्वयं बनाता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद एक और है, ये बालों का पतलापन है, ये किसके कारण होता है? तो बालों का पतलापन, बालों का पतलापन किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। बालों का पतलापन है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। हमें दैनिक मतलब रोज संतुलित आहार में, दैनिक जीवन में संतुलित आहार में कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है? तो संतुलित आहार में, चलिए जी ऊपर लिखा है, ठीक है, इसको नोट कर लिया। तो संतुलित आहार में कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, तो 60% है जी कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। प्रोटीन है जी 15% प्रोटीन की और 25% वसा की यानी फैट की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं? स्रोत, अब हमें पढ़ना प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन हमें किस किस से प्राप्त होता है? ठीक है, तो प्रोटीन है जी किससे प्राप्त होता है? तो प्रोटीन है जी हमें सबसे ज्यादा प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? सोयाबीन, सोयाबीन में है सबसे ज्यादा प्रोटीन। सबसे ज्यादा प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? सोयाबीन से ही। मूंगफली, उसके बाद दालें, फिर मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर आदि। तो प्रोटीन हमें किस किस से प्राप्त होता है? सोयाबीन है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। मूंगफली, दालें, मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर आदि चीजों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इससे आप नोट कर लें। चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन की कमी से होने वाली रोग।
प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, दो प्रकार के रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से। पहला क्या है, क्वाशियोर। क्वाशियोरकर और एक है मरासमस। ठीक है, यही इनका इंग्लिश में नाम है, यही हिंदी में। तो प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? दो रोग होते हैं, एक है क्वाशियोरकर और एक है मरासमस। तो क्वाशियोरकर है जी एक वर्ष से अधिक में होता है, एक वर्ष से अधिक की उम्र में। और जे है मरासमस है जी एक वर्ष से कम उम्र में। ठीक है जी, एक वर्ष से अधिक की उम्र में होता है, एक वर्ष से कम की उम्र में होता है। क्वाशियोरकर में क्या होता है, बच्चे की मानसिक बुद्धि मंद हो जाती है, यानी अल्प बुद्धि, और इसकी वृद्धि, ऐसा लिख लें, मानसिक वृद्धि एवं विकास। मानसिक वृद्धि एवं विकास है, ये क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। और बच्चे में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। इसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, हाथ पैर में सूजन आ जाती है। ओंठ है जो फट जाते हैं, ओंठ फट जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और मरासमस में क्या होता है, ये एक वर्ष से कम उम्र में होती है मरासमस। जी प्रोटीन एवं कैलोरी दोनों की कमी से होता है। इसमें क्या होते हैं, बच्चे हैं जी पतले हो जाते हैं, बच्चे बहुत पतले तथा सूख जाते हैं। तो चाहे इनकी सूख जाती है। इसमें क्या है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, इसमें सूजन नहीं जाती, बच्चे बहुत पतले हो जाते हैं। ठीक है, और इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि एक वर्ष से कम आयु में होता है। इसमें बच्चे को अपनी माँ का दूध है, ये माँ का दूध के स्थान पर कम कैलोरी एवं कम प्रोटीन वाला जो भी मिलता है, दूध मिलता है, वो होता है, इसकी कमी से होता है। तो मतलब माँ के दूध के स्थान पर इसका कारण क्या है, माँ के दूध के स्थान पर कम कैलोरी एवं कम प्रोटीन युक्त आहार। ठीक है, माँ के दूध के स्थान पर कम कैलोरी एवं कम प्रोटीन युक्त आहार बच्चे को देना, इससे क्या रोग हो जाता है, मरासमस रोग हो जाता है। इसका कारण है कि माँ है वो मतलब कम समय में गर्भवती हो जाती है, जिससे बच्चे का दूध छूट जाता है और बच्चे को माँ के दूध के स्थान पर कम कैलोरी और कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी मानसिक बुद्धि एवं विकास है जी मंद हो जाता है।
मानसिक बुद्धि एवं विकास क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। चलिए इसे आप नोट कर लें। चलिए इसके बाद हम इसे नोट कर लें, इसके बाद पढ़ेंगे बसा। बसा या फैट, ठीक है। तो बसा का मतलब होता है सीधे तेल, तेल इसे बोलते हैं बसा या फैट, ठीक है। तो बसा किसके यौगिक होते हैं? ये बसा है, ये बसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल के यौगिक होते हैं। तो बसा बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल की यौगिक होती हैं, ठीक है। बसा है जी बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के यौगिक होते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट से जी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसी प्रकार बसा भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में ऑक्सीजन है जी कम पाई जाती है, ठीक है। तो बसा है जी बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के यौगिक होते हैं। बसा बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के यौगिक होते हैं। बसा भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में ऑक्सीजन है जी कम पाई जाती है, ठीक है। इसे आप नोट करें। ठीक है, हमारे शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? बसा से प्राप्त होती है। तो हमारे शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा बसा से प्राप्त होती है, ठीक है। हमारे शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा बसा से प्राप्त होती है। 1 ग्राम बसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम बसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो हमारे शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ये बसा से प्राप्त होती है, और 1 ग्राम बसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद संतुलित आहार में बसा की मात्रा कितनी होती है? एक संतुलित आहार में बसा कितने % है? 25%
होनी चाहिए। ठीक है। संतुलित आहार में वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 25% होनी चाहिए। वसा है जी जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है। वसा जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है। वसा है, वसा जल में अघुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। ठीक है। वसा है जी जल में अघुलनशील होता है तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। जिस प्रकार से हम ग्लूकोज का उपयोग किसके रूप में करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग ग्लूकोज के रूप में करते हैं। इसी प्रकार वसा का उपयोग हम वसीय अम्ल के रूप में करते हैं। तो हमारा शरीर वसा का उपयोग किसके रूप में करता है? वसीय अम्ल, वसीय अम्ल या फैटी एसिड के रूप में करता है। ठीक है। हमारा शरीर है कि वसा का उपयोग किसके रूप में करता है? तो वसीय अम्ल के रूप में करता है। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे वसा के स्रोत, वसा हमें कहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद पढ़ेंगे वसा के स्रोत। वसा हमें दो प्रकार से प्राप्त होता है। किस किस से? एक होता है जंतुओं से, जंतुओं से, और एक होता है किससे? पादपों से। ठीक है। तो वसा है जी हमें दो प्रकार से प्राप्त होता है। इसकी स्रोत, ठीक है, जंतुओं से और पादपों से। जंतुओं से जो वसा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? जंतु वसा। और जो पादपों से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पादप वसा। ठीक है। या वनस्पति वसा भी। ठीक है। जंतुओं से प्राप्त होते उसे क्या कहते हैं? जंतु वसा। जंतुओं से क्या क्या प्राप्त होता है? जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध। मांस, मछली, अंडा हो गया, दूध हो गया। ठीक है। और पनीर, मक्खन। ठीक है। ये क्या है? जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा है।
घी, इसमें घी भी लिख दीजिए, मक्खन या घी भी लिख दीजिए। अब पादपों से कौन कौन से वसा प्राप्त होते हैं, तो पादपों से आ जाएगा, जैसे नारियल के तेल से, तो नारियल, सरसों, नारियल, सरसों, सूरजमुखी, सूरजमुखी, बादाम, ठीक है, आदि। तो नारियल, सरसों, सूरजमुखी, बादाम आदि, ठीक है। तो ये है स्रोत जंतुओं से प्राप्त होने वाले, और ये है पादपों से प्राप्त होने वाली। जंतु वसा को क्या कहते हैं, जंतु वसा को एक और संतृप्त वसा भी कहते हैं, संतृप्त वसा। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें असंतृप्त वसा। जंतु वसा को संतृप्त वसा कहते हैं, इन्हें असंतृप्त वसा कहते हैं। हमें इनका उपयोग कम मात्रा में करना चाहिए जंतु वसा का, और पादप वसा या वनस्पति वसा का उपयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। और एक और जंतु वसा है जिस सामान्यतः ये जंतु वसाएं ये कमरे के ताप पर सामान्यतः कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, और ये कमरे के ताप पर ठोस नहीं होते हैं। ठोस नहीं होते हैं, ठीक है। जिस सामान्यतः कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, और जिस सामान्यतः कमरे के ताप पर ठोस नहीं होते हैं। कमरे का तापमान कितना होता है सामान्यतः, कमरे का तापमान ये 22 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो जिस कमरे के तापमान पर कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, और ये कमरे के तापमान पर ठोस नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे नोट कर लें, और आज के लिए इतना है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे विटामिन को आगे, ठीक है। जय हिंद।